Hello everyone, welcome back in exam idea classes. I am Mohammad Khurshid, MK Ansari sir. Today we want to start class 12th chapter number 10 vector algebra. उससे पहले कि हम वेक्टर अलजेब्रा को स्टडी करें, पहले हमें ये समझना है कि वेक्टर होता क्या है। वेक्टर अलजेब्रा मैथ्स की एक ब्रांच है जिसमें हम वेक्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो फर्स्टली वी हैव टू नो व्हाट इज़ द वेक्टर्स। वेक्टर को स्टडी करने से पहले हमें इसकी कुछ क्वांटिटीज़ को स्टडी करना पड़ेगा। फॉर दैट सबसे पहले हमने क्या लिया है, मैं क्वेश्चन पुट कर रहे हैं आपसे। आई वांट टू नो व्हाट इज़ योर हाइट। then obviously everyone will tell me the height 1.6 meter, 1.5 meter, 1.7 or 5 feet, 5.5 feet, 5.6 feet. Again I am putting the next question, that is what is your weight. Then everyone is telling me your own weights, that is 75 kg, 20 कोई भी छोटा बच्चा है he will tell me 25 kg, बड़ा बच्चा है कोई वेट ज़्यादा वाला है तो he will tell me 85, 95 एंड एक्स्ट्रा। हम इसके बहुत सारे आंसर्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आपसे दो सवाल किए हैं, दोनों में हमने अलग अलग पॉइंट्स रखे हैं और अगर इसी तरह से मैं बहुत सारे क्वेश्चंस और भी बना सकते हैं। क्वेश्चंस में हमने बात रखी किसके बारे में, वेट, लेंथ, स्पीड, डिग्री, डिस्टेंस, टाइम पीरियड, ये जितनी भी क्वांटिटीज़ के बारे में हमने बात की है, इन सब में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ इनके मैग्नीट्यूड्स या वेट की या फिर लेंथ की या स्पीड की नीड पड़ रही है। इसमें हम किसी सिंगल क्वांटिटी की नीड पड़ रही है, दैट इज मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है। जब मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है तो इस तरह की जितनी क्वांटिटीज होती हैं उनको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। हमने आगे रखा है स्केलर है, क्यों है बिकॉज इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की नीड है, इससे आगे हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ सिंगल चीज की रिक्वायरमेंट है। इसी तरह से अगर हम बात करें फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, ये सब इस तरह की क्वांटिटीज हैं। ये सब इस तरह की क्वांटिटीज हैं जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी डायरेक्शन की नीड भी होती है। वी रिक्वायर डायरेक्शन आल्सो इन दैट। सच काइंड ऑफ क्वांटिटीज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। अगेन रिपीटिंग, जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनको हमने दो फैक्टर में डिवाइड किया। पहली कहलाती है स्केलर, दूसरी कहलाती है वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिसमें सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड या उसकी रिक्वायरमेंट होती है, और स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिसमें हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी नीड होती है। ये हमारी स्केलर क्वांटिटीज कहलाती है। तो यहाँ से हमारी ये बस समझ में आया कि जो वेक्टर है इस चैप्टर में हम इन दोनों चीज के बारे में बात करेंगे, यानी कि एक हमारे पास डायरेक्शन होगी और दूसरा उसका मैग्नीट्यूड होगा। तो इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है कि अब हम बात करते हैं प्रॉपर डेफिनेशन के बारे में वेक्टर की। तो वेक्टर का मतलब क्या होगा? वेक्टर मींस अ क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट होगी, तब हम उसको क्या कहेंगे? दैट्स कॉल्ड वेक्टर। वो हमारे वेक्टर कहलाते हैं। अब रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना है, आप सब नॉर्मली कहते हैं केजी है, लेंथ है मीटर हो जाएगी, सेंटीमीटर यूनिट राइट कर दिया आपने, डिग्री है एंगल को मेजर कर रहे हैं डिग्री राइट कर देंगे। लेकिन यहाँ पर हम क्या बात करते हैं कि जब वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं तो पहले हमने कोई भी सपोज करिए, जैसे हम अलजेब्रा में बात करते हैं, जब हम स्टार्टिंग करते हैं अलजेब्रा की, तब हम उसमें कहते हैं कि हम दो तरह की क्वांटिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, दो तरह के नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं अलजेब्रा में। एक होता है आपका फिक्स्ड नंबर कांस्टेंट और दूसरा होता है हमारा वेरिएबल। तो ये वेरिएबल ही है भाई, यहाँ पर हमें कंफर्म नहीं है तो हमने इसको ए कंसीडर कर लिया। ए है, ये हमारा मैग्नीट्यूड है, लेकिन हमें डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम इसके ऊपर डायरेक्शन का साइन भी अप्लाई करते हैं। जैसे ही हम डायरेक्शन का साइन अप्लाई करेंगे, ये किस में कहलाएगी? ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर फॉर्मेट हो जाएगा।
अब जरूरी नहीं हम सिर्फ ए ही लिखें, हम इसको ए बी भी लिखते हैं, इसको हम सी डी भी लिखते हैं, इसको हम सी डी लिखते हैं, सी डी या एक्स वाई एंड मैनी मैनी मोर, बहुत सारी बातें। अब इसके बाद हम वेक्टर में है क्या, वेक्टर के जब फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं तब हम सबसे पहले पढ़ते हैं इसके इनिशियल पॉइंट के बारे में और टर्मिनल पॉइंट। नाम से ही सारा क्लियर है, इनिशियल मतलब स्टार्ट होने वाला, टर्मिनल मतलब एंड पॉइंट। तब हमने क्या किया, कोई भी एक वेक्टर की हमने डायरेक्शन ले ली, यहां पर हमने कहा ए, इधर हमने कहा बी, यानी कि वेक्टर ए से बी की फॉर्म में जा रहा है। पॉइंट ए कहलाएगा हमारा, क्या कहलाएगा, इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट ए क्या कहलाएगा हमारा, ए कॉल्ड इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। और बी ये एंडिंग पॉइंट है, तो बी क्या कहलाएगा हमारा, टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट। अब इसकी पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं। तो पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होगा, कि पोजीशन मतलब यह है, जैसे हमने यहां पॉइंट को ए से स्टार्ट किया। अच्छा, मैग्नीट्यूड बाकी है, मैग्नीट्यूड की क्या बात होती है, मैग्नीट्यूड कहते हैं यहां से लेकर जहां तक वेक्टर हमारा है उसके बीच में कितना डिस्टेंस है। अब इस वेक्टर को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ए से स्टार्टिंग है, बी है, तब हम लिखेंगे वेक्टर ए बी। एरो का साइन ए से बी की डायरेक्शन में अप्लाई होगा, एरो का साइन ए से बी की डायरेक्शन में लगेगा। और मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दोनों तरफ एब्सोल्यूट का साइन, जो हम 6th क्लास में 7th क्लास में स्टडी करते हैं, एब्सोल्यूट बोलते हैं, यहां पर उसी साइन को हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं, लेकिन यहां पर इसका फंक्शन अलग हो जाता है, ये लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, तो ये हमारा मैग्नीट्यूड हो जाता है। अब हम पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं, तो पोजीशन वेक्टर का मतलब ये होता है, पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है कि जब हम किसी भी कार्टेशियन प्लेन में, यानी ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हमारा जेड एक्सिस, ओरिजिन से कोई भी वेक्टर को मूव कराते हैं, यानी कि ये पॉइंट को हमारा पॉइंट ए है, तो ओ से ए तक का जो ओरिजिन से वेक्टर चलता है उसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर, यानी कि ओ ए वेक्टर कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, ये हमारा पोजीशन वेक्टर कहलाता है। और मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, मैग्नीट्यूड का मतलब ये है कि यहां पर ये ओ से ए है, मैंने इसको वेक्टर ए कहा, तो इसका मतलब ओ ए या फिर वेक्टर ए कहते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ ए, क्योंकि दोनों सेम है, इसका मतलब होगा ए, एरो का साइन हटा देंगे, डायरेक्शन नहीं है, मैग्नीट्यूड बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस, ये मैग्नीट्यूड जब कहलाएगा तब ये कहलाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये इसका मैग्नीट्यूड होता है। इससे आगे देखें, इससे आगे की बात आती है डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में। अब डायरेक्शन कोसाइन क्या है, तो डायरेक्शन कोसाइन को समझने से पहले हम ये देखते हैं कि जब हमने कोई पोजीशन वेक्टर को ड्रॉ किया है, यानी कि अगर जैसे हमने यहाँ पर लिया है, ये एक्स वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा जेड एक्सिस है, हमने कोई पॉइंट लिया P, मैं वापस फिर से इधर बनाने के लिए कोशिश करता हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अक्सर 3D को 2D में 3D को एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। यहाँ पर हमारा एक्स एक्सिस, यहाँ हमारा वाई एक्सिस और इधर हमारा है जेड एक्सिस। सपोज करिए मैंने ये कोई पॉइंट P लिया, इसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड। अब हम
ये हमारा ओरिजिन है, उसे हमने P को ज्वाइन किया। हमने P से ये लाइन ड्रॉ की है। अब ये किस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं, और हम ये कहते हैं जैसे ही हम ये ड्रॉ करते हैं यहां पर ये हमारा एक 90 डिग्री का एंगल बनता है। मैं इसको बड़ा मुश्किल होता है एक्सप्लेन करना, 3D को एक्सप्लेन करना 2D पर। हम मैं इस तरह से समझ लेते हैं। ये देखिए इस तरह से ये पोजीशन है हमारी, एक एक्सेस, दूसरा एक्सेस, ये तीसरा से। यहाँ ये कोई पॉइंट है जहाँ मेरी पेन की निब है, ये पॉइंट है। यहाँ से मैंने क्या किया, ये इस तरह से मैंने सपोज करिए इसको पॉइंट को माना, तो यहाँ इस पॉइंट से मैंने इस तरह से ज्वाइन कराया, इस तरह से। ये देखिए ना, एक्सेस और पॉइंट दोनों के बीच में है 90 डिग्री। इसी तरह से मैंने इसी पॉइंट को फिक्स रखा, इस पॉइंट को फिक्स रखा, और मैंने इससे यहाँ पर इस तरह से ज्वाइन कराया। इसी तरह से मैंने यहाँ से इस तरह से ज्वाइन कराया। तो ये देखिए इस तरह से, ये समझ में आ रहा है ना, ये इस तरह से, यानी ये पॉइंट फिक्स है मेरा। यहाँ से मैंने इधर रखा, फिर इधर ज्वाइन कराया, फिर इधर ज्वाइन कराया, तो ये पोजीशन बनती है। और इनके बीच में तीनों के 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। किस तरह से कह रहे हैं हम कि ये हमारा OA, यानी कि ये तो हमारा एक्स एक्सेस हुआ, ये OP हमारा वेक्टर हुआ, और O से A से P को हमने ये ज्वाइन किया है, जो ये वाली लाइन हमने ड्रॉ की है। तो यहाँ पर ये ओरिजिन बन रहा है, ओरिजिन से एंगल है, और यहाँ पर ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक, तो यहाँ डायरेक्शन कोसाइन से पहले यहाँ जी हमने यहाँ जो एंगल की बात की है, कौन सा एंगल, ओरिजिन से जो एंगल बन रहे हैं, यानी कि ये वाला एंगल, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ से ये एंगल, एक एंगल ये वाई एक्सिस, और तीसरा एंगल ये। एक्स एक्सिस से जो एंगल बनता है इसको हम अल्फा, वाई एक्सिस से जो बनता है बीटा, और इसको हम गामा एंगल बोलते हैं। अल्फा, बीटा एंड गामा, these all are the angles of vector through axis. Then so these alpha, beta, gamma called direction angles. These are called direction angles. क्या मतलब है डायरेक्शन एंगल से? यानी कि जब हम कोई भी, जैसे ये है इस तरह से हमारा, ये सपोज मैंने इसको ओरिजिन कंसीडर किया है, यहाँ से ये लाइन जा रही है, ये मेरा एक्स एक्सिस, तो ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये कहलाएगा मेरा अल्फा। ये वाई एक्सिस से जो एंगल बन रहा है ये बीटा, और ये जो जेड एक्सिस से एंगल बनेगा ये कहलाएगा मेरा गामा। इस तरह से ये पोजिशन इस तरह से, ये इस तरह से चल रहा है। ठीक, तो ये अल्फा, बीटा, गामा तीनों एंगल कहलाएंगे। और ये एक्सिस से कौन सा एंगल बन रहा है, अल्फा, बीटा, गामा बन रहा है, तो ये अल्फा, बीटा, गामा हमारा डायरेक्शन एंगल्स कहलाते हैं। और डायरेक्शन एंगल्स पर जब हम कॉस लगाते हैं, तब ये क्या बनते हैं, यानी कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। ये जब ये तीन एंगल बनते हैं, यानी तीनों डायरेक्शन एंगल्स पर जब हम कॉस लेते हैं, तब ये तीनों क्या कहलाते हैं हमारे, यही तीनों हमारे कहलाते हैं डी सीज, डायरेक्शन कोसाइंस। और इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं हम L, M और N, क्योंकि हर बार हमें कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा राइट करने में वी आर स्पेंडिंग मोर टाइम, सो दैट वी कैन राइट इन द शॉर्ट फॉर्म दैट आर L, M, N। यही बात जैसे मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ हेल्प से, वही चीज यहां पर हमने एक्सप्लेन करी है कि सपोज करिए कोई पॉइंट है, पॉइंट की पोजीशन कैसे स्टडी करते हैं। मैं अगर आपको 2 डायमेंशनल के अकॉर्डिंग समझाऊं, जैसे हमने क्लास 8th में, क्लास 9th में, क्लास 10th में स्टडी किया है, 2 डायमेंशनल हमने वहीं पर स्टडी किया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में। तो सपोज करिए आई एम सेइंग कि यही पॉइंट मेरा, ये पॉइंट मेरा ओरिजिन, जो मेरा कॉर्नर है, जो मेरे बोर्ड का कॉर्नर है, इस कॉर्नर को मैंने ओरिजिन कंसीडर किया है। This working as the x-axis and this point is working, this axis is working as the y-axis. Suppose करिए कोई यही पॉइंट मैं ले लेता हूँ O को ही, O तक मुझे जाना है। So that what we do from origin, first we will move on the x-axis under the position of the vector, position of the position of the point, position of point के डाउन में हम आते हैं, जितने भी पॉइंट हैं हम मूव करेंगे, ये कहलाता है एब्सिसा। Then we are moving towards the point अकॉर्डिंग द वाई एक्सिस। इसी तरह से फिर हम क्या करेंगे, जेड एक्सिस पर आ रहे हैं, जेड एक्सिस पर आएंगे। तो यहां पर हम पोजीशन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, यानी आर तक जाने के लिए फर्स्ट वी मूव एक्स डिस्टेंस, देन वी मूव वाई डिस्टेंस, दैट इज वाई, देन वी मूव, अब हम कहां पहुंचे,
प्लेन पर आ गए, ग्राउंड पर, और देन वी मूव z एक्सिस, देन वी आर रीचिंग ऑन द पॉइंट। यहां पर हमने इसी को एक्सप्लेन किया, यानी तब हम इस पॉइंट की पोजीशन क्या लिखेंगे, x y z, ये हमारे पॉइंट की पोजीशन हो जाएगी। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हुए, cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा। हाउ वी विल फाइंड इट, अब इसको समझे कैसे, इनमें रिलेशन कैसे निकालें। तब हमने ये कहा है कि ये जो हमारा पॉइंट वेक्टर है OP, हम किसकी बात करेंगे, यहां पर लेंथ की बात करनी है, तो लेंथ मतलब दैट इज r। तो अब हमने OP को हमने कहा मैग्नीट्यूड होगा इसका r, ठीक, और इसकी जो पोजीशन है OA वाली, OA ये कितना डिस्टेंस है हमारा x, तो यहां पर ये होगा हमारा x। नाउ वी रीच क्लास 10th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हमने साइन कॉस टेन के रिलेशन विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल जाने थे। उसमें हम क्या करें, इसमें हमने ये किया कि जो इसमें हम क्या करें बेटे, ट्रायंगल में कॉस अल्फा का रिलेशन अप्लाई कर देते हैं, यानी कॉस अल्फा क्या बनेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब आप बेस को आइडेंटिफाई करिए, एंगल जो बनता है वो एक बेस और एक हाइपोटेन्यूस से बनता है, और 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूस होता है, यानी बेस होगा हमारा x और हाइपोटेन्यूस होगा r। और हमने cos x cos अल्फा को क्या बोला, l, यानी x इज इक्वल टू क्या बनता है हमारा r l। इसी तरह से हमारे पास बीटा, जब m की बारी आएगी तो y इज इक्वल टू क्या बनेगा r m, और z इज इक्वल टू r n, ये बनेगा, ठीक। अब हम डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं, r क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ r, मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड होने मतलब ये है कि OP के डिस्टेंस, P पॉइंट है x y z, O पॉइंट है हमारा क्या ओरिजिन, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दें, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दें, मैं इधर कर लेता हूं, तो OP इज इक्वल टू OP, आई एम नॉट अप्लाइंग द वेक्टर साइन, और अगर मैं वेक्टर साइन अप्लाई कर रहा हूं देन आई विल अप्लाई द मैग्नीट्यूड साइन, यानी कि OP इज इक्वल टू अंडर रूट। हमने क्लास 11th क्लास 10 दोनों में स्टडी किया है कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2, z1 माइनस z2, x1 इज x, y1 x2 इज 0, यानी x माइनस 0 मतलब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, हमारी r की वैल्यू आती है, r की वैल्यू आती है। तो यहां से हम, मैंने ये सही लिखा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस x अपॉन r, हाँ सही है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस सही है x। तो यहाँ पर r की वैल्यू हमारी, r की वैल्यू हो गई हमारी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हाँ जी, तो यहां पर हमारा क्या हुआ, OP हुआ ये वैल्यू, यानी कि यहां से और क्या लिखते हैं हम, x की वैल्यू हमने निकाली है, हम L की वैल्यू निकाल लेते हैं। L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा x अपॉन r, ऑलरेडी लिखा हुआ है हमने, x अपॉन r, x अपॉन r, r की वैल्यू है। अब हम इसमें हमने क्या बताया, इसी तरह से हमारे पास x आया, y आया, z आया, तीनों वैल्यूज आ गई। अब हम इसमें रिलेशन की बात कर लेते हैं। हमने लिखा रिलेशन बिटवीन डीसीज, तो डीसीज के रिलेशन के लिए हमने क्या किया, L की वैल्यू एडिंग बाय टेकिंग स्क्वायर, हम क्या करते हैं स्क्वायर को करते हैं और इसका ऐड कर लेते हैं। क्या हुआ, L स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एम स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एन स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इनको इधर ले आते हैं, एडिंग ऑल, यानी कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और यही क्या था हमारा आर, यही तो हमारा आर है, इज इक्वल टू आर, ये हमारा आर है।
जब r है तो स्क्वायर करने पर वापस हमारी वैल्यू सेम आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारा हो जाता है। ठीक, ये जो हमने एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकाली हैं इनको हम ए बी सी भी कह देते हैं। यही इज इक्वल टू ए, ये इज इक्वल टू बी, ये इज इक्वल टू सी। तो देन इस केस में हम क्या लिखते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1। ये 1 के इक्वल नहीं होते हैं, ये 1 के इक्वल नहीं होते हैं। चलिए इससे आगे देखिए टाइप्स ऑफ द जीरोज। टाइप ऑफ द जीरोज यानी कि पहला होता है हमारा जीरो वेक्टर। अब जीरो वेक्टर किसको कहते हैं, जिसका इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट बी सेम, बी सेम, जहां से शुरुआत हुई वहीं पर खत्म हो गया ए, यानी कि ए वेक्टर कॉल्ड द जीरो वेक्टर। यूनिट वेक्टर कहते हैं, यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं, यूनिट वेक्टर वो होता है, यूनिट वेक्टर यानी कि जिसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 हो जाए, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए, वो वेक्टर हमारा यूनिट वेक्टर कहलाता है। को इनिशियल, जैसे नाम से क्लियर है, को इनिशियल एक ही पॉइंट से स्टार्ट होने वाले इन द डिफरेंट डायरेक्शन मूव करते हैं, ये दोनों कहलाएंगे को इनिशियल वेक्टर्स। इसको आप ओ कह दें, इधर ए कह दें, इधर बी कह दें, यानी ओ ए एंड ओ बी दोनों वेक्टर होंगे। वेक्टर पर ये सिंबल एरो का लगाना मैंडेटरी है। ओ ए एंड ओ बी कॉल्ड को इनिशियल। इसके बाद कॉलिनियर वेक्टर का मतलब को लीनियर, एक लाइन में आने वाले। को लीनियर इसका मतलब क्या होगा कि दो वेक्टर इस तरह से, एक वेक्टर ये हुआ ए यहाँ तक बी तक, और बी से दूसरा शुरू होता है सी तक, यानी ए बी एंड बी सी और ए सी आर कॉलिनियर। इसके साथ साथ एक पॉइंट और समझ लीजिए, कॉलिनियर का मतलब कंपलसरी नहीं कि एक ही लाइन में हो, दे कैन आल्सो बी पैरेलल, तब भी ये कॉलिनियर कहलाएंगे। और साथ में एक बात और, इसकी डायरेक्शन पर कॉलिनियर होने के लिए डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि अगर एक वेक्टर ऐसे भी आता है, ये सब क्या कहलाएंगे, कॉलिनियर कहलाएंगे, कॉलिनियर वेक्टर्स कहलाएंगे। होप क्लियर होगा। कंडीशन फॉर द कॉलिनियर एंड पैरेलल, कंडीशन क्या आती है इसको समझना है, क्योंकि ये हम क्वेश्चन तो समझ नहीं पा रहे हैं, मतलब एग्जाम्पल आपको गिवन है, क्वेश्चन वेक्टर्स गिवन है, तब हम समझ ही नहीं पाएंगे कंडीशन किस तरह से लगाएं। तो कंडीशन लगाने के लिए हमने क्या कहते हैं कि रेशियो ऑफ डीसीज ऑफ बोथ और मोर वेक्टर्स बी कैसा होगा, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है सेम रेशियो होना, यानी कि रेशियो बराबर आने चाहिए। थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूं, क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, वहां पर हमारे पास 2 इक्वेशन गिवन होती थी, दोनों में ये कहता था कि which pair of the given system is parallel, intersecting और coincident, उसके लिए भी हम इसी तरह की कंडीशन को फॉलो करते थे। अब आ जाइए इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर से मतलब ये नहीं है कि उनके मैग्नीट्यूड की लेंथ सेम होनी चाहिए, यानी वेक्टर्स की लेंथ सेम होनी चाहिए, यानी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। हम यहाँ कहेंगे कि उनके डीसीज सेम होने चाहिए, सेम डीसीज। अगर डीसीज सेम है विद साइन, तब वो इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। नेगेटिव ऑफ द वेक्टर, यानी कि एक वेक्टर अगर आपका मूव कर रहा है इधर, इसको हमने कहा वेक्टर ए,
और अब हमने इसकी पोजीशन को चेंज कर दिया, इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया, तब ये कहलाएगा निगेटिव वेक्टर। ये होगा हमारा निगेटिव वेक्टर। ऑपरेशन ऑन द वेक्टर्स, ऑपरेशन से मतलब है वही सब ऑपरेशन जो हमने पहले स्टडी कर चुके हैं। ऑपरेशन का मतलब होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो एडिशन करने का मतलब ये है कि हम दो वेक्टर को डायरेक्ट प्लस कर लेते हैं। 3 है तो 3 को प्लस कर दीजिए। सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी कर दीजिए। और प्रॉपर्टी हमारी वैसे ही अप्लाई होती है जैसे अब तक हम पढ़ते चले आए, पुरानी कुछ भी नहीं है। वैसे इसको हम डायग्राम की हेल्प से भी बता देते हैं कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, ये हमारे 3 वेक्टर इस तरह से जुड़ रहे हैं, ये हमारे से इस तरह से मूव करता है, ये इस तरह से मूव कर रहा है। यानी कि व्हेन यू वांट टू फाइंड द सम ऑफ 2 वेक्टर्स, वेक्टर ए, वेक्टर बी, ये वेक्टर सी, ये इनिशियल पॉइंट है वेक्टर ए का, टेल भी बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट है, यह टर्मिनल पॉइंट है। और टर्मिनल पॉइंट ऑफ ए से बी का इनिशियल पॉइंट स्टार्टिंग हो रहा है, यानी कि पहले हम इधर मूव करते हैं, देन वी आर मूविंग दिस साइड एंड नाउ वी आर गेटिंग दिस इज द रिजल्टेंट। यानी कि जिस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट, तो यहाँ पर सी निकल का है। इससे क्या मतलब निकलेगा, अकॉर्डिंग द एरोज, क्योंकि इधर से इधर मूव कर रहे हैं, यहाँ पर आकर के दोनों के हेड मीट कर रहे हैं, तो यहाँ पर बनेगा वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ से बी उठाएंगे, यहाँ रख देंगे इस तरह से, इस तरह से, और इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये हमारा सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा। मैं इसको फिलहाल यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ से मैं फिलहाल इसको हटा देता हूँ, ये हो जाएगा हमारा। क्लियर। अब मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज वही जो हमने पहले भी बताई, कांस्टेंट क्वांटिटीज जितनी भी होती हैं स्केलर कहलाती हैं। कोई भी वेक्टर है लैम्डा ए बार, तो जितने भी डीसीज होंगे वो इंडिविजुअल मल्टीप्लाई कर जाएंगे। लैम्डा क्या है, लैम्डा हमारी स्केलर क्वांटिटीज है। होप सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या कहता है, कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, समझने के लिए पहले हम क्या करते हैं, हम ये समझते हैं कि जिस तरह से हमने यहाँ से ये ओरिजिन से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस को मेज़र किया और हमने ये बताया ये डिस्टेंस आपकी x है, ये डिस्टेंस आपकी y है और ये डिस्टेंस आपकी z है। फर्स्ट हम x मूव करते हैं, फिर हम y मूव करते हैं, देन वी आर मूविंग टू द z, देन वी आर रीचिंग ऑन द पॉइंट P हुज कोऑर्डिनेट्स आर x, y, z। अब हमने x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर अप की हैं वही इसके कंपोनेंट्स कहलाते हैं। लेकिन कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक यूनिट वेक्टर अप्लाई करते हैं इन द डायरेक्शंस। उन डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या किया, ओरिजिन से, या सपोज करिए ये कोई पॉइंट हमारा P है या इसमें x दिखा है, चलिए मैं इसको P बोल देता हूँ। ये कोई पॉइंट हमारा P है हुज कोऑर्डिनेट्स आर 1, 1, 1, यानी कि x एक्सेस पर 1 डिस्टेंस, y एक्सेस पर भी और z एक्सेस पर भी, सब पर हमारी 1 1 यूनिट की डिस्टेंस लेनी है। जब हम 1 यूनिट की डिस्टेंस लेते हैं तो उसी 1 यूनिट को हम क्या बोलते हैं, ऑन x एक्सेस यूनिट वेक्टर अबाउट x एक्सेस, ये कहलाएगा i कैप। i कैप का मतलब क्या है, सिर्फ अगर मैं i कैप को मैग्नीट्यूड की फॉर्म में राइट करूं, तो मैं कहूंगा दिस इज इक्वल टू 1 यूनिट वेक्टर अबाउट y एक्सेस, ये होगा हमारा j, और यूनिट वेक्टर ऑफ अबाउट z एक्सेस ये बनेगा हमारा k। वेक्टर पर हम वेक्टर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर को हम कहते हैं a वेक्टर साइन, और यूनिट वेक्टर को हम कहेंगे a के ऊपर कैप, a कैप। रीड भी ऐसे ही करते हैं, a कैप, a वेक्टर, वेक्टर a, यूनिट वेक्टर a कैप, ये हमारा बनता है। अब इसमें हम कंपोनेंट की बात करते हैं। सपोज करिए मैंने x एक्सेस पर, जैसे हमने कहा था आपसे, x एक्सेस पर हमने x यूनिट का डिस्टेंस कवर करते हैं। तो अगर मैं यूनिट के अकॉर्डिंग x यूनिट, तो यूनिट मतलब है i, तो हमने इसको लिखा xi। इसी तरह से हमने यहां लिया yj और ये कहा हमने z के। यानी जब हम पॉइंट P की पोजीशन पर पहुंचना चाहते हैं अकॉर्डिंग द यूनिट वेक्टर्स ऑफ एक्सेस, हम क्या लिखेंगे, OP इज इक्वल टू
x unit in the direction of x axis plus y unit in the direction of y axis, y j कैप प्लस z k। यही हमारा पोजीशन वेक्टर होता है, यही हमारा पोजीशन वेक्टर कहलाता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ P, OP। अब तक जो हमने बात की थी, अभी तक हमने सिर्फ क्लोजिंग में बात की थी, अब हम डिस्क्लोज कर रहे हैं पॉइंट्स को। हमने क्या कहा, OP वेक्टर हमारा क्या बनता है कि xi प्लस yj प्लस z के, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग द वेक्टर। क्लियर। अब यहां से हम वेक्टर कंपोनेंट की बात कर रहे थे। तो कंपोनेंट हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है स्केलर और दूसरा होता है वेक्टर। अब स्केलर कंपोनेंट से क्या मतलब है कि x y z r, क्योंकि हमने इसमें डायरेक्शन नहीं लिए, वी आर टेकिंग ओनली द डिस्टेंस, x डिस्टेंस कहीं पर भी है, आर कॉल्ड स्केलर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट, कंपोनेंट्स। और अगर डायरेक्शन के साथ में लिख दें, यानी xi yj एंड zk आर क्या, वेक्टर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट्स, ये हमारे वेक्टर कंपोनेंट्स होते हैं। यहां से हम, अब तक तो हमने सिर्फ फील्डिंग की थी, उसको बेस में बना रहे थे, अब हमारा मेन वेक्टर आ जाता है। नेक्स्ट देखिए, जितना अब तक हमने स्टडी किया उसके बिहार पर हमने यहाँ दो क्वेश्चंस लिए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, वेक्टर ए इज इक्वल टू आई प्लस 2j एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i प्लस j। ये हमारे दो वेक्टर है। कहता है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू, अभी हमने फॉर्मूला बताया था आपसे, जब हमने मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर पी निकाला था, पोजीशन वेक्टर निकाला था, तब हमने यहाँ लिया था पॉइंट P, ये O, तब हमने इसको R कहा, और R इज इक्वल टू हमने कहा था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा I और J है, यानी कि Z कंपोनेंट हमारा इसमें, मतलब Z एक्सेस पर कंपोनेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, यानी Z की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। तो अंडर रूट 1, I के साथ में कौन है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 4 अंडर रूट 5 यूनिट, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर भी अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 5। आगे क्या कहता है, क्या दोनों बराबर है? यस, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। यस, बोथ आर इक्वल, दोनों तो इक्वल है। उससे आगे क्या कहता है, आर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इक्वल, मैग्नीट्यूड्स इक्वल है, लेकिन ये दोनों वेक्टर इक्वल नहीं है। वेक्टर ए नॉट इक्वल टू वेक्टर बी एज कंपोनेंट्स आर नॉट सेम, कंपोनेंट्स आर नॉट सेम, दोनों के कंपोनेंट सेम ही नहीं है, क्योंकि यहां पर आई का कोएफिशिएंट है 1, यहां आई का कोएफिशिएंट है 2, यानी कि दोनों किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं, इक्वल नहीं है। क्लियर। दूसरा देखिए, फाइंड द यूनिट वेक्टर। कौन निकालना है? यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर मतलब एक ऐसा वेक्टर हमें पाना है जिसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल आ जाए। तब हम हमेशा क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, यूनिट वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये करते हैं। लेकिन उसने हमसे कुछ और कह रहा है आगे, क्या कहता है, इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन का मतलब कौन से डायरेक्शन में, किस तरफ जा रहे हैं, द सम ऑफ द वेक्टर ए एंड बी, यानी कि हमें पहले डायरेक्शन पानी है। डायरेक्शन पाने के लिए ए और बी को प्लस करेंगे। पहले हमने क्या किया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ए को राइट कर दे 2i 3j प्लस k प्लस 2i प्लस j प्लस 3k, रिजल्ट राइट कर दें। ये तो बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे अलजेब्रा में करता है। 2i प्लस 2i बिकेम 4i प्लस 3 और 1 4j प्लस k प्लस 3k 4k। अब हमें कौन निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है इसका, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सपोज आई एम सेइंग दैट इज वेक्टर सी, तो हम इसको क्या कहेंगे,
वेक्टर सी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट, सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स का कॉफिशेंट 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सारे अब इक्वल ही हो गए, 2 और 2 4 3 1 4 3 1 4, यस, दिस बिकेम अंडर रूट 16 प्लस 16 प्लस 16 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 अंडर रूट 3 यूनिट. नाउ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ C, क्यों? क्योंकि A प्लस बी C है, इज इक्वल टू वेक्टर C अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर C इज इक्वल टू, C क्या है हमारा 4i, तो एक काम करते हैं 4 कॉमन ले लीजिए, i प्लस जे प्लस के अपॉन 4 अंडर रूट 3, दोनों कैंसिल, इधर मैं रिजल्ट लिख देता हूं, यानी कि C कैप इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के अपॉन अंडर रूट 3. यही क्या होगा हमारा रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर, पूरी बात लिख देते हैं, इन द डायरेक्शन A प्लस बी. ठीक, तो अब तक की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं. इफ यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम anywhere or topic is not clear, then you comments us. As soon as possible I will give the reply for that. Thank you for watching.